नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ईसीएचएस का डिक्लेरेशन को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट ईसीएचएस की तरफ से जारी किया गया है। जी हां, जैसे आप सबको पता है कि अभी एक सेल्फ डिक्लेरेशन 30 जून 2025 तक अपलोड करने के लिए, सबमिट करने के लिए बताया गया है। इसको लेकर के लेटेस्ट गाइडलाइन क्या है, अभी अभी हाल में क्या गाइडलाइन दिए गए हैं ईसीएचएस की तरफ से, बेहद महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय के साथ जो जेसीएम है उसकी मीटिंग होने जा रही है। बड़ी मीटिंग है दोस्तों। 8वां पे कमीशन गठित होने से पहले पहले इस मीटिंग के बहुत बड़े मायने हैं। आगे पेंशन मंत्रालय का लेटर भी दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ आर्मी हेडक्वार्टर का जो स्टैंडिंग पे कमीशन सेक्शन है उसकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया कमांड हेडक्वार्टर्स को। 8वें पे कमीशन को लेकर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर सजेशन मांगे गए हैं, फीडबैक मांगे गए हैं, जो आने वाले समय में हमारा पेमेंट और पेंशन बढ़ोतरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स होने जा रहे हैं 8वें पे कमीशन में। तो उसका भी लेटर दिखाऊंगा, आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, ईसीएचएस ने डिटेल्ड गाइडलाइन जारी कर दी है। किन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है, किन्होंने देना है, सब कुछ हो गया है साफ। जी हां दोस्तों, किन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है, सेल्फ डिक्लेरेशन को भर के कहीं अपलोड करना है, किसी को हैंड ओवर करना है, कब तक भरना है और महत्वपूर्ण गाइडलाइन क्या है। आपने अपने ईसीएचएस कार्ड को किस तरीके से संभाल के रखना है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, सारी बातों को सम्मिलित करके ईसीएचएस की तरफ से एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गई है, एक लेटर जारी किया गया है। चलिए उस लेटर को देख के सारी चीजों को समझते हैं। दोस्तों, ईसीएचएस द्वारा 2 अप्रैल 2025 को यह डिटेल्ड गाइडलाइन जारी किया गया है। अभी अभी जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला इशू चल रहा है, यानी कि जितने भी ईसीएचएस के लाभार्थी हैं उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है, अपलोड करना है, ऐसी जो जानकारियां अभी निकल के आ रही हैं, लेकिन इस जानकारी के ऊपर अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आ गया है। जी हां, लेटेस्ट अपडेट क्या है चलिए आपको समझाता हूं। यही वो लेटर है 2 अप्रैल 2025 का, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर डिटेल्ड गाइडलाइन के तौर पर यह जारी किया गया है। अब यहां देखिए कि पेंशनर्स ने, यानी कि ईसीएचएस के लाभार्थियों ने करना क्या है। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन की जो बात चली है, अब सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या है सबसे महत्वपूर्ण देखिए 3 नंबर पैराग्राफ में, द सेल्फ डिक्लेरेशन इज टू बी हैंडेड ओवर टू ओआईसी पॉलीक्लिनिक एंड नॉट अपलोडेड एनीवेयर। यानी कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, अब पेंशनर यानी कि ईसीएचएस जो लाभार्थी हैं उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा ये जो प्रॉब्लम था, जो कि सोच रहे थे लोग कि आगे कैसे अपलोड करें, क्या करें, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस लेटर से हो गया है। आपने कहीं भी सेल्फ डिक्लेरेशन को अपलोड नहीं करना है, आपने साइन करना है, ओआईसी पॉलीक्लिनिक को हैंड ओवर करना है, बस इतना सा आपका काम है। अब देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कहां पर है, वो ओआईसी, ये जो ईसीएचएस का वेबसाइट है वहां पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और वहां से साइन करके आपने जो है उस फॉर्म को ओआईसी पॉलीक्लिनिक को हैंडओवर करना है। और साथ ही साथ जो स्टेशन हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी कुछ हिदायतें इस लेटर में दी गई हैं। चलिए अब इस लेटर में जो ईसीएचएस के लाभार्थी हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण हिदायतें हैं वो आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ ये जो काम करना है, ये 30 अप्रैल से शुरू करके हर महीने में एक रिपोर्ट बना करके ईसीएचएस ने भेजना है। ओआईसी पॉलीक्लिनिक का काम है ये रिपोर्ट भेजना है, इनको भेजना है जहां से ये लेटर निकल के आया है, यानी कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को भेजना है। इसमें पेंशनर का कोई रोल नहीं है। चलिए अब ये तो रहा ईसीएचएस के लिए, ये पॉलीक्लिनिक के लिए ये कार्रवाई है। आगे दोस्तों पेंशनर्स के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वो मैं समझाता हूं। देखिए ये ऊपर अंग्रेजी में है, नीचे इसी का हिंदी में है। ये देखिए, अब देखिए यहां से है महत्वपूर्ण, स्व घोषणा पर प्राथमिक लाभार्थियों के लिए सूचना, यानी कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसके लिए क्या सूचना है, सभी प्राथमिक लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे 30 जून 2025 से पहले ओआईसी पॉलीक्लिनिक में स्व घोषणा प्रस्तुत करें। यानी कि आपने सेल्फ डिक्लेरेशन 30 जून 2025 के पहले पहले सबमिट कर देना है। स्व घोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ईसीएचएस वेबसाइट और पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध है। यानी कि आप अगर पॉलीक्लिनिक में जाएंगे वहां भी आपको फॉर्म दिया जाएगा,
आप अगर यहीं से फॉर्म को डाउनलोड करके साइन करा करके वहां जाकर के हैंडओवर करना चाहते हैं तब भी आपको वेबसाइट में ECHS के वेबसाइट में वो फॉर्म मिल जाएगा। आगे सभी प्राथमिक लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे इस गतिविधि में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। अगला, इस अभ्यास का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और कुछ लाभार्थियों के साथ मिलीभगत करके कुछ सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा ECHS कार्ड के दुरुपयोग को रोकना है। आगे देखिए, सतर्क रहना है आपने। और कैसे सतर्क रहना है? सतर्क और सावधान रहें। अपने गांव या अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक के आसपास घूमने वाले एजेंटों को पैसे के बदले अपना ECHS कार्ड न दें, किराए पर न दें। कार्ड का दुरुपयोग पॉलीक्लिनिक में फर्जी रेफरल और अस्पताल में फर्जी बिल बनाने के लिए किया जाता है, जो एक अवैध गतिविधि है। यानी कि आपका कार्ड को आपको संभाल के रखना है दोस्तों, कहीं उसका गलत व्यवहार ना हो जाए, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। पकड़े जाने पर कार्ड धारक और प्राथमिक लाभार्थी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ECHS सदस्यता रद्द करना और जेल की सजा शामिल है। यानी कि कठोर प्रावधान है। आपको अपना ECHS कार्ड संभाल के रखना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगली हिदायत देखिए, अस्पताल में भर्ती होने और छुट्टी के बाद अनजाने में अपना ECHS कार्ड अस्पताल अधिकारियों के पास न छोड़ें। अस्पताल को आपके कार्ड का इस्तेमाल आपकी मौजूदगी में ही करना चाहिए। आपके कार्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। यानी कि आप जब इलाज कराते समय भी कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए अस्पताल में देते हैं तो आप वहां मौजूद रहें, कहीं उस कार्ड का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, इस चीज को इंश्योर करें। ECHS अधिकारियों द्वारा पॉलीक्लिनिक और अस्पतालों की औचक जांच के दौरान यदि कोई लावारिस ECHS कार्ड पाया जाता है तो उसे स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं आप छोड़ देते हैं आपका कार्ड, किसी और को चेकिंग के टाइम मिलता है तो उस कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ध्यान से रखिएगा। इसलिए ECHS कार्ड के खो जाने, गुम हो जाने, चोरी हो जाने की स्थिति में लाभार्थी से अनुरोध है कि वह तुरंत FIR दर्ज कराएं तथा मामले की सूचना पेरेंट पॉलीक्लिनिक को दें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के साथ बड़ी बैठक सुबह 11 बजे 8CPC के TOR पर रहेगा फोकस। जी हां दोस्तों 23 अप्रैल 2025 को JCM स्टाफ साइड की बैठक होने जा रही है। पेंशन मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग होने जा रही है, जो कि 8वां पे कमीशन को गठन होने से पहले ऐसी मीटिंग का बेहद ज्यादा महत्व रहेगा दोस्तों। जी हां, चलिए आपको लेटर दिखाता हूं पेंशन मंत्रालय का, उसको देख के समझते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय की तरफ से 24 मार्च 2025 का यह महत्वपूर्ण लेटर निकला है। जो लेटर भेजा गया है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को और साथ ही साथ ऑल मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटी नेशनल काउंसिल को यह लेटर भेजा गया है। और लेटर है दोस्तों 63rd मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल काउंसिल JCM टू बी हेल्ड ऑन 23 अप्रैल 2025 वेडनेसडे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी पेंशन एट 1100 आवर्स। यानी कि 11 बजे 23 अप्रैल 2025 को 63 नंबर का मीटिंग होने जा रहा है स्टैंडिंग कमेटी का। और ये मीटिंग दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग होगा, क्योंकि अभी 8वां पे कमीशन के ऊपर बहुत सारी चीजें फाइनलाइज होने हैं। तो ऐसे क्रूशियल समय पर अगर पेंशन मंत्रालय के साथ JCM की मीटिंग हो रही तो इस मीटिंग का बेहद महत्व है दोस्तों। यानी कि इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है एसोसिएशन के जो भी सेक्रेटरी हैं या मेंबर हैं उनको। तो दोस्तों ये मीटिंग जो है, हालांकि 23 अप्रैल का मीटिंग है, लेकिन ये 8वें पे कमीशन के लिहाज से भी बेहद क्रूशियल और बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी मीटिंग मानी जाएगी दोस्तों, क्योंकि तुरंत इसके बाद हो सकता है 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जारी कर दिए जाएं दोस्तों। तो दोस्तों पे कमीशन के गठन होने से पहले इस तरीके के मीटिंग के बहुत ज्यादा महत्व होते हैं। हम आशा करते हैं कि जो पॉइंट्स हैं जो एसोसिएशन की तरफ से जो उठाए जाएंगे उनको सरकार जरूर मानेगी और 8वां पे कमीशन जल्दी से जल्दी गठित करेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जारी करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट्स मांगे गए हैं आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा, जो बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको समझते हैं। बड़ी खबर, आर्मी हेडक्वार्टर से 8CPC को लेकर के लेटर जारी हुआ है और उसमें मुद्दे क्या क्या है? रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, एक्स ग्रुप पे का मुद्दा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मुद्दा है, स्टेपिंग अप का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है, अदर्स हैं और मिसलिनियस, जैसे हम उसमें इक्वल MSP मान सकते हैं, MSEP टू प्री 2006 पेंशनर्स मान सकते हैं, एडिशनल पेंशन इन 65, 70, 75 ईयर्स, ये भी पॉइंट हम मान सकते हैं। चलिए लेटर में डिटेल जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको देख करके समझते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये 26 मार्च 2025 का स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन का लेटर है। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है क्योंकि इस लेटर में सारे कमांड हेडक्वार्टर से 8वें पे कमीशन के पॉइंट्स मांगे गए हैं। जी हां, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में डालने के लिए ये पॉइंट्स मांगे गए हैं और 15 अप्रैल 2025 तक पॉइंट्स मांगे गए हैं, फीडबैक मांगे गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। आर्मी पे कमीशन सेल जो कि पे कमीशन के सारे विषयों को जो है निगरानी रखता है, उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, उसने अब सारे कमांड हेडक्वार्टर से 8वें पे कमीशन के पॉइंट्स मांग लिए हैं। पॉइंट्स क्या मांगे हैं, किस फॉर्मेट में मांगे हैं, चलिए वो दिखाता हूं मैं आपको। बेहद महत्वपूर्ण ये मसला है, बेहद महत्वपूर्ण ये मैटर है। जैसे आप देख पा रहे हैं फीडबैक फॉर्म 8 सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8वें पे कमीशन के लिए फीडबैक मांगे गए हैं। एनोमलीज बेस्ड ऑन अर्लियर पे कमीशन रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस पर्सन, यानी कि पुराने पे कमीशनों को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई विसंगतियां हैं, एनोमलीज हैं, तो उनको इस फॉर्मेट में भेजा जाना है। सीरियल नंबर, पे कमीशन, नेचर ऑफ एनोमली और सजेस्टेड रिमार्क्स, ये भेजना है सारे कमांड हेडक्वार्टर ने आर्मी स्टैंडिंग पे कमीशन सेल को, जो आगे 8वें पे कमीशन में सबमिट किया जाएगा। अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन अर्लियर एंड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी अगर कोई एनोमलीज है, कोई प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, तो उसको भी इस फॉर्मेट में भेजा जाना है। साथ ही साथ एस्पायरेशंस एंड रिकमेंडेशंस फॉर न्यू पे कमीशन, यानी कि नए पे कमीशन के लिए क्या आपकी आशाएं हैं या क्या आपके रिकमेंडेशंस हैं, वो भी मांगा गया है कमांड हेडक्वार्टर से। स्पेसिफिक एरिया वेयर एस्पायरेशंस नॉट मेट टिल डेट, यानी कि ऐसे क्या क्या पॉइंट हैं जिस पर आपके जो आशाएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, ऐसे पॉइंट्स भी मांगे गए हैं। रिकमेंडेशंस फॉर न्यू पे कमीशन टू मेक पे कमीशन मोर इंक्लूसिव, यानी कि पे कमीशन को और ज्यादा कार्यान्वयी और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए न्यू पे कमीशन में जो आपके रिकमेंडेशंस हैं वो भी दें, ऐसे करके पॉइंट्स मांगे गए। साथ ही साथ सजेशन फॉर डिटेल्ड स्टडी, यानी कि डिटेल्ड कहीं स्टडी हुआ है, ऐसा कोई रिपोर्ट है तो उसका भी सजेशन दें। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सीरियल नंबर और टॉपिक, किस विषय पर सजेशन, किस विषय पर स्टडी हुआ है और सजेशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, ये सारी चीजें मांगी गए कमांड हेडक्वार्टर से। इसके साथ साथ एडिशनल इनपुट मांगे गए हैं। एडिशनल और क्या क्या चीजें आप पॉइंट सम्मिलित करना चाहते हैं 8वें पे कमीशन में, उनमें से क्या क्या पॉइंट है देखिए मांगे गए हैं। जो मैटर रिलेटेड टू रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस से जुड़े हुए मैटर मांगे गए हैं। मैटर्स रिलेटेड टू एचआरए के ऊपर भी पॉइंट्स मांगे गए हैं। मैटर्स रिलेटेड टू पोस्टिंग ग्रांट, पोस्टिंग ग्रांट जो मिलता है उसके ऊपर भी पॉइंट्स मांगे गए हैं। मैटर्स रिलेटेड टू क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशन के ऊपर किस हिसाब से कितने क्वालिफिकेशन में क्या ग्रांट मिलना चाहिए, उसके ऊपर भी पॉइंट्स मांगे गए हैं। और साथ ही साथ मैटर रिलेटेड टू एक्स ग्रुप पे, जी हाँ, एक्स ग्रुप पे में किन किन को इंक्लूड किया जा सकता है, शायद इसके ऊपर भी पॉइंट मांगा गया। और साथ ही साथ मैटर रिलेटेड टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी को लेकर भी, उसकी बढ़ोतरी को लेकर भी पॉइंट्स मांगे गए हैं। मैटर रिलेटेड टू डीएनआई, यानी कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट या डेट ऑफ प्रमोशन के लिए भी जो है पॉइंट्स मांगे गए हैं, ताकि जो एम्प्लॉइज हैं या जो पेंशनर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आगे मैटर रिलेटेड टू ट्रेनिंग अलाउंस, मैटर रिलेटेड टू टेक्निकल अलाउंस, मैटर्स रिलेटेड टू स्टेपिंग अप ऑफ पे, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। मैटर रिलेटेड टू स्टेपिंग अप ऑफ पे जो वाला मुद्दा है, ये पेंशनर को भी असर डालता है। आपका अगर पेमेंट या पेंशन आपके जूनियर या साथ वाले से कम है, तो ये स्टेपिंग अप वाला पेमेंट वाला ये जो मुद्दा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी पॉइंट मांगे गए हैं। मैटर रिलेटेड टू ड्रेस अलाउंस, मैटर रिलेटेड टू गेस्ट रूम चार्जेस, मैटर रिलेटेड टू न्यूज़पेपर ब्रीफ केस एंड हैंड बैग अलाउंसेस, मैटर रिलेटेड टू राशन मनी, मैटर रिलेटेड टू टीएडीए, मैटर्स रिलेटेड टू पेंशन। देखिए मैटर रिलेटेड टू पेंशन भी एक बेहद महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है। अब इस पे पेंशन को किस तरीके से, किस लिहाज से कैलकुलेट किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी पॉइंट दिया जा सकता है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा स्टैंडर्ड पे कमीशन सेक्शन द्वारा जो है कमांड हेडक्वार्टर से मांगा गया है। और आगे सबसे अंतिम में एनी अदर एडिशनल इनपुट्स, यानी कि और कोई एडिशनल इनपुट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, जिसमें से इक्वल एमएसपी एक मुद्दा हो सकता है, एमएससीपी टू प्री 2006 पेंशनर्स एक मुद्दा हो सकता है, एडिशनल पेंशन को 65, 70, 75 साल में लागू करना ये एक मुद्दा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको इस जो फीडबैक मांगा गया है इसमें इंक्लूड करके कमांड हेडक्वार्टर्स भेज सकती हैं। 15 अप्रैल 2025 तक कमांड हेडक्वार्टर से पॉइंट मांगे गए हैं, फीडबैक मांगे गए हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण और क्रूशियल है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को बेस करके 8वां पे कमीशन में आगे काम चलना है।
तो बेहद महत्वपूर्ण लेटर था ये दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।